नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली अगले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which among the following is used for removing software bugs, defect and which is available for the free of cost from the software provider? जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आपको ऐसा प्रोग्राम में देता है जिसके जरिए आप जितने भी क्या आपको जो बग्स होती है आपके सिस्टम के अंदर वो उनको या डिफेक्ट है, तो बग्स और डिफेक्ट को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, वर्जन देती है, अपडेट देती है, हेल्प देती है, पैच देती है, जिसके जरिए आप उसको हटा सकते हैं जी, है ना। बग है, अपडेट में तो नए फीचर्स जुड़ते हैं, लेकिन बग्स हटानी है, ये डिफेक्ट हटाना है, तो क्या काम करेंगे जी। वेरी गुड, क्या कहेंगे उसको। तो यहां पर एक शब्द है पैच, याद कीजिएगा आप ना, यहां पर इसको याद कर लीजिए। क्या मिलता है वो, पैच मिलता है। ये वर्जन नहीं है, ये अपडेट नहीं है, ये हेल्प नहीं है, इट इज सिंपली पैच। इस पैच के जरिए क्या करेंगे आप, इस ये पैच मिलता है। जैसे आप पैच को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है, जो कमी आ रही है, जो फिक्सेस करने हैं वो फिक्सेस होते रहेंगे, वो अपडेट नहीं है आपका। पैच आपको उसको करेगा, नए फीचर्स जोड़ने हैं तो अपडेट उसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेल कंपनी मैन्युफैक्चर विच कंप्यूटर पार्ट। इंटेल कंपनी जो है आपको कौन सा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट बनाती है, माइक्रोचिप, हार्ड डिस्क, रैम या माइक्रो प्रोसेसर, बताइए इंटेल कंपनी इनमें से क्या चीज बनाती है। आराम से उत्तर दीजिएगा आप। बहुत बढ़िया, देखना चाहूंगा मैं। इंटेल कंपनी क्या बनाती है, आप कंफ्यूज नहीं हो उसके अंदर, जो सही आंसर आपको लिखना है। विच पार्ट, तो दो तरह के आंसर आ रहे हैं, किसी ने माइक्रोचिप लिखा है, किसी ने माइक्रो प्रोसेसर लिखा है। तो माइक्रोचिप नहीं है, बेसिकली वो माइक्रो प्रोसेसर है। अगर किसी और काम के लिए बनती तो वो माइक्रोचिप हम कह सकते थे, लेकिन इंटेल कंपनी मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले कहा था, है ना, इंटेल। और क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी, सबसे पहला कौन सा, इंटेल 4004, ठीक है। सो दैट इज सिंपली इट इज माइक्रो प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका पूरा नाम HTML है। सवाल ये भी बन सकता है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बनाई गई थी टिम बर्नर-ली द्वारा बनाई थी जब वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट बनाया गया, जब ये चीज तैयार की गई। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके जरिए दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से इंटरनेट पर बात कर सकते हैं, अपने द्वारा भेजे गए संदेश को या जो भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है वेबसाइट के रूप में या वेब पेज के रूप में उसको पढ़ सकते हैं।
तो संवाद के लिए, दो ब्राउजर के बीच में संवाद के लिए ही बेसिकली ये बनाया गया था, दैट इज नोन एज द HTML लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फॉर द क्रिएटिंग। किसके लिए बनाया गया? क्या HTML लैंग्वेज को नेटवर्क बनाने के लिए बनाया गया, या वेब पेज के लिए बनाया गया, या प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया, या सभी के लिए बनाया गया? ये आपको आंसर देना है, ABCD 4 ऑप्शन है आपको। तो आप में से अगर आप इसमें से देखिए, HTML का जो काम है वो नेटवर्क का बिल्कुल भी नहीं है। जब ए नहीं है तो फिर ऑल ऑफ अबव भी खत्म हो गया। अब बात बची वेब पेज या प्रोटोकॉल, तो बट ऑब्वियसली बात है वेब पेज बनाने के लिए काम में गया, प्रोटोकॉल्स के लिए HTML काम में नहीं लिया जाता है। तो वेब पेज सिंपल सा आप क्या बनेंगे, वेब पेज। कई सारे वेब पेजेस मिलकर क्या बनते हैं, दैट इज नोन एज वेबसाइट बनेगा। तो वेब पेजेस से मिलकर ही वेबसाइट बनती है। तो पहले वेब पेज है, देन उसके बाद आपका वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, यानी कि एनालॉग से एनालॉग। सिग्नल्स आपके दो तरह के होते हैं। ये मैं अगर बात करूं सिग्नल की, सिग्नल आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है डिजिटल, और दूसरा आपको होता है दैट इज नोन एनालॉग। ठीक है, तब कन्वर्जन अगर डिजिटल से डिजिटल का कन्वर्जन है, तो मैंने आपको जैसे मॉडेम की कहानी बता रखी है ना, तो डिजिटल टू एनालॉग, ये मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन उसको करने वाला डिवाइस दैट इज नोन एज मॉडेम। लेकिन यहां पर तो बात आ रही है एनालॉग से एनालॉग ही है, एनालॉग से फिर से एनालॉग ही। ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉग से अगर एनालॉग की बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं, तो एनालॉग का सिग्नल जितने भी है वो सारे कौन से, साउंड। साउंड वीडियो में नहीं है यहाँ पर, टेलीविजन में भी नहीं है, इंटरनेट में नहीं है तो सही, लेकिन प्योर एनालॉग टू एनालॉग दैट इज नोन एज रेडियो। रेडियो में सिर्फ साउंड ही है, वीडियो नहीं है। आप समझ गए? तो जहां सिर्फ साउंड है तो साउंड के लिए ही काम आता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। तो वो सिर्फ रेडियो है। रेडियो में एनालॉग टू एनालॉग ही चल रहा है, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूं तो वो चीज भी एनालॉग है, और जब उसके अंदर चल रही है वो भी एनालॉग है, जो लोग सुन रहे हैं वो भी है। तो कंप्लीटली एनालॉग ही चल रहा है, सो दैट इज नोन एज रेडियो कहलाएगा। ठीक है, तो रेडियो के अंदर जो है वो चीज चलती है, वो एनालॉग टू एनालॉग है। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग द पर्टिकुलर साइज एंड स्टाइल, यानी कि ऐसे विशेष आकार और शैली वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? तो दैट इज सिंपली नोन एज क्या कहलाएगा, फॉन्ट कहलाएगा। फॉन्ट समझते हैं आप? हम कहते हैं ना इसका फॉन्ट अलग है, उसका फॉन्ट अलग है। तो फॉन्ट अलग है मतलब क्या, उसकी बनावट अलग है, लिखने की उसका आकार अलग है, उसकी लिखने की शैली अलग है। सो दैट इज नोन एज फॉन्ट कहलाता है जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दैट इज सिंपली नोन एज द क्या कहलाएगा आपका, इट इज कैरेक्टर्स हैविंग द पर्टिकुलर फॉन्ट कहलाएगा। इसका आंसर जो है फॉन्ट है, कैरेक्टर स्टाइल नहीं है, नहीं रिकग्निशन है, और नहीं आपका सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपका, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू द अनदर। अगर एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग, या आपका अटैचमेंट? अच्छा सवाल है जी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। देखिए आप सभी लोगों का लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी बने, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये, और मैं क्लास को इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप, एग्जाम नियरर है, आपके एग्जाम के अंदर जो है आप इसका सीधा सीधा आपको फायदा आपको देखने को मिलेगा। कुछ और पढ़ें या न पढ़ें, आईसीटी की क्लासेस देख लीजिएगा, एग्जाम आप देकर आएंगे, उसमें आपको आईसीटी के बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं उसको, केबीएस, एनवीएस, एएमआरएस में आपको सीधा सीधा फायदा आपको इन सवालों से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना दैट इज नॉट ब्राउजिंग कहलाएगा। वेब ब्राउजर के जरिए हम काम करते हैं, ना अपलोडिंग है ना डाउनलोडिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है? तो कंप्यूटर तो वैसे तो मशीन है, कोई सी भी भाषा समझ तो नहीं सकता, ये बात तो साफ तौर पे जाहिरी तौर पे तय है। लेकिन कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि कंप्यूटर जिसको फॉलो करेगा या जिसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कौन सी भाषा जिसपे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे पाए? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी का मतलब 0 और 1, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक लैंग्वेज नहीं है। तो इन सब में से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब 0 1।
तो कंप्यूटर को आप 0 और 1 में कोड लिख कर देंगे तो समझ जाएगा, जी हाँ, कंप्यूटर में 0 1 में लिखेंगे कोड वो एग्जीक्यूट कर लेता है। और आप असेंबली में लिखेंगे तो असेंबलर की सहायता से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर आएंगे जिसके जरिए, या जिसको कहते हैं भाषा अनुवादक। अल्टीमेटली कंप्यूटर जिस पे को समझ रहा है, जिस पे काम कर रहा है वो केवल 0 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए केबीएस की हम लोग बात करें, केबीएस एनबीएस का आपका टीयर 1 का जो बैच है आपका केवल मात्र 999 रुपए के अंदर आपको अवेलेबल है। टीयर 1 की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें केबीएस एनबीएस का जो भी पैटर्न है, फर्स्ट पेपर में जो भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, आईसीटी, इन सब की क्लासेस जो है आपकी ली जाएगी। और लाइव बैच अतिशीघ्र जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ आप देखें यहाँ पर 1 दिसंबर से आपको यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट है ना, तो 1 दिसंबर से ये नया बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जिसमें के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग ईएमआरएस की बात कर चुके हैं। ईएमआरएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी आपको 6 अक्टूबर से बैच दे दिया टीयर 1 के लिए, और ये भी मात्र 999 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए का बैच है, जिसमें पेपर 1 की बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट फेज है, देन फर्स्ट फेज क्लियर होगा, उसके बाद सेकंड फेज की बात की जाएगी। पर्टिकुलरली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कंबाइन चाहते हैं, तो सेकंड पेपर भी हमने आपको दे रखा है, कंप्यूटर साइंस का हमने दे रखा है आपको, प्लस साथ में आपको जो है लाइब्रेरी का दे रखा है। तो यहाँ पर पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी आपको अवेलेबल है, जिसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो घर बैठे आप कर सकते हैं और चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन की बात जब आती है, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन भी एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि अन्य वेबसाइट्स पे से कंटेंट ढूंढ कर आपको दिखाती है। तो नॉर्मली एक होता है सर्च इंजन होता है ना, और एक होता है एमएसई। तो आजकल एमएसई का जमाना है। एमएसई का मतलब है मेटा सर्च। ठीक है, तो एक सर्च इंजन होता है और एक होता है मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन क्या होता है? मेटा सर्च इंजन जो आप क्वेरी देंगे वो अगले कई सारे 4-5 सर्च इंजन को भेज देगा और उन सब से रिजल्ट कंपाइल करके आपको दिखाएगा। तो मेटा सर्च इंजन कहलाता है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, याहू, गूगल और विंडोज। तो विंडोज नहीं है, क्योंकि विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग भी है। तो सर्च विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना हो कंप्यूटर पे तो किस फाइल के जरिए स्टार्ट कर पाएंगे? winword.exe, word.exe, msword.exe या ऑल ऑफ अबव? बताइए। आपको कंप्यूटर में एक फाइल है और exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल, EXECUTABLE, एग्जीक्यूटेबल कहलाता है। .exe, शॉर्ट फॉर्म .exe कहते हैं। exe फाइलों को रन करने के लिए कुछ जरूरत नहीं, आपको .exe फाइल अपने आप, जैसे आप रन में जाएंगे या इस फाइल के आइकन पे क्लिक करते हैं, अपने आप चलना शुरू होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो अगर आप एमएस वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी फाइल का नाम है आपको winword.exe। क्या करेंगे आप? ठीक है, winword.exe। आप सिर्फ क्या करेंगे जी? प्रणाम। आप सिर्फ winword.exe लिखेंगे, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आपकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है, उसकी फाइल का नाम है winword.exe। आप लिखें, अच्छा आप winword.exe नहीं भी लिखें, आप सिर्फ winword लिख दीजिएगा। आप ये कहाँ करें? आप करके देख सकते हैं कंप्यूटर पे। जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनको क्या था, आप करेंगे स्टार्ट में आप जाइए रन में जाके क्या लिखें आप लिखिए यहाँ पर winword, WINWORD। आप सिर्फ क्या लिखिए? winword। आप सिर्फ winword लिखेंगे और एंटर करेंगे तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज सिंपली winword लिखते ही ये काम हो जाएगा आपका। तो winword.exe। नेक्स्ट, विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड द ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। आपको देखना है कि आप कौन सा, मतलब किसके जरिए आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स कैसा दिखेगा या कैसा लगेगा। ये जानने के लिए आपको करना है कि आप किस दृश्य में देख सकते हैं, नॉर्मल में, प्रिंट लेआउट में, आउटलाइन में या वेब लेआउट में आपको दिखेगा जी। तो जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं उससे पहले कई बार कोशिश करते हैं जी, नेम ऑफ ऐप टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप टारगेट अभी आप लिखेंगे, TA आ जाएगा लोगो टारगेट अभी। आप चाहे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाए, ऐप स्टोर पे जाए, टारगेट अभी लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, बताइए कौन सा व्यू है जिसके जरिए, नॉर्मल व्यू तो इसको कहते हैं प्रिंट लेआउट। ये प्रिंट लेआउट होते हैं इसलिए कि आपको कई बार कंप्यूटर पर चीजें दिखती तो है,
जैसे कागज है, कागज के ऊपर आपको दिखेगा है ना, ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, या कई बार आप प्रिंट आउट निकालते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको लगता है कि यार ये ऐसे कट गया है इतना, ये तो प्रिंट में नहीं आया, इधर से ये चीज नहीं, ये ऊपर से ये लाइन कट गई, ऐसा लाइक देते है ना। तो आप अपने तसल्ली के लिए क्या करें, आप करते हैं प्रिंट लेआउट। प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट लेआउट व्यू कर दें आप, तो उसको दिखा देगा, आपको कागज पे दिखा देगा। और अगर उसमें कोई लाइन कट रही होगी तो वो सही में आपको प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो नहीं आएगी, तो आप तसल्ली कर लीजिएगा। तो प्रिंट लेआउट देख लीजिए, उसके बाद ही आप प्रिंट कमांड दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सिस्टम टूल, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है। अब सिस्टम टूल का मतलब होता है, सिस्टम टूल का मतलब मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो सिस्टम टूल का मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज सिस्टम टूल। फोल्डर, बैकअप, फॉर्मेट या स्कैन डिस्क, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सिस्टम टूल नहीं है, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, आपको बताना है कौन सा है वो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी को आंसर देना है ना। सो सिंपली जिन्होंने आंसर लिखा भाई फोल्डर जो है वो सिस्टम टूल नहीं है, आप है ना, बैकअप होता है, फॉर्मेट होता है, स्कैन डिस्क होता है, लेकिन फोल्डर नहीं है ना। तो जिन्होंने ए लिखा, आप सबका आंसर है, जिन्होंने ए लिखा वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉन्ट फाइल। फॉन्ट फाइल समझते हैं, फॉन्ट अभी आपको मैंने बताया, अक्षर की बनावट को हम फॉन्ट कहते हैं। तो फॉन्ट की फाइल्स होती है और कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। उससे क्या हो जाएगा, जब आप फॉन्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाएंगे, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट आती है ऊपर से, आप देखो ना, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरल ब्लैक, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिलते हैं। आप किसी पर्टिकुलर स्टाइल को चूज कर लेंगे, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, आपको वैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। तो ये फॉन्ट की फाइल्स होती है, ये कहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप जैसे मान लीजिए फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फॉन्ट की जो फाइल्स होती है, इन फाइल्स को कहाँ करेंगे, आपको जाना है कंट्रोल पैनल। आप बता रहा हूँ कहाँ इंस्टॉल करेंगे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां पर एक बॉक्स होगा या एक फोल्डर होगा जिसके ऊपर लिखा होगा फॉन्ट, सर्च करके देख सकते हैं आप। कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, वहां पर एक फोल्डर होगा जिसके ऊपर फॉन्ट लिखा होगा, उस फॉन्ट वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके खोलें, खुल जाएगा वो। आपकी जो फॉन्ट वाली फाइल्स हैं, आप उनको वहां से कॉपी करें, जहां कहीं पर आप सीडी से लेकर आए, पेन ड्राइव से लेकर आए, कहीं से भी किसी इंटरनेट से लेकर आए, आप उनको कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। जैसे पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉन्ट जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। जो आपकी फॉन्ट लिस्ट है ना, वो लिस्ट में वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के देखिए, आप ऊपर क्लिक करेंगे, उस फॉन्ट का नाम अगर आपको याद है, उस लिस्ट को स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए, वो फॉन्ट, जैसा फॉन्ट आपने चूज किया था वो चलना शुरू हो जाएगा। फॉन्ट की फाइल को बोलते हैं टीटीएफ, तो उसका एक्सटेंशन क्या है, इसका मतलब ट्रू, TYP, ट्रू टाइप फॉन्ट, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज TTF। तो फॉन्ट की जो फाइलें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, डॉट TTF उनका एक्सटेंशन होता है। बस यही सवाल था जी, ठीक है, इधर ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, मतलब इनमें से कोई ऐसी चीज है जो ऑड है, इनमें मैच नहीं कर रही, उसको आपको हटाना है। कौन सी आपको, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरनेट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट। तो बात तो मैनेजमेंट की हो रही है, कंप्यूटर में यूजर मैनेजमेंट होता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर में रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है, जी हाँ होता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर में मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, जी हाँ होता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो क्या इंटरनेट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है और नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो तीन अलग है, एक अलग, तो ऑड वन आउट तो ये बी वाला है, कि इंटरनेट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हद में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को करता नहीं है। ये तीन चीज होती है, चौथी नहीं होती। फिर से, हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल। पिक्सल का मतलब समझते हैं, पिक्सल का पूरा नाम क्या है, पिक्सल का नाम है पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, ELE
MENT, पिक्चर एलिमेंट कहते हैं इसको। तो पिक्सल बना है, या पिक्सल, दोनों को मिला के क्या बना, PIXCEL, पिक्सल बना। पिक्सल का मतलब है पिक्चर एलिमेंट। तो जो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनती है उसको पिक्चर, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनती है, उसको पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। आपसे सवाल यहाँ पर पूछा कि वो पिक्सल डॉट बनता है, ये डॉट कितने कलर से मिलकर बनता है? तो डॉट 3 कलर से मिलकर बनता है, RG और B। तीनों की मात्रा होती है, किसी की मात्रा कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। हर की मात्रा जो होती है 0 से लेकर 255 होती है, 0 से 255 और 0 से 255, ठीक है। और तीनों 0 हैं, कोई भी कलर नहीं है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, ब्लैक कहलाएगा। और तीनों 255 है तो क्या कहलाएगा, व्हाइट, ठीक है। सो सिंपली इसका जो आंसर है वो क्या है, एक डॉट के अंदर एक पिक्सल कितने डॉट से मिलकर बनता था? एक पिक्सल जो है आपका 3 डॉट से मिलकर बनता है। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, नाम आपको याद होना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू। एक डॉट के अंदर तीनों कलर होते हैं, तीनों कलर की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में वेरी करती है, तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बनता है आपका, ठीक है। अगर तीनों की वैल्यू 0 है यानी कि तीनों absent है, जब सब कुछ absent है तो ब्लैक है आपका, और जब फुल्ली प्रेजेंट है तो फिर वो व्हाइट कलर है आपका, ठीक है। बाकी उसके बीच में रेंज चलती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। बायोस इज यूज्ड, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इज इट क्लियर? तो बायोस का मतलब आप सभी लोगों को नाम पता है, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर में सिस्टम, कंप्यूटर को बूट करने के लिए काम आता है। किसके लिए? इट्स यूज फॉर कंप्यूटर बूट, कंप्यूटर को बूट करने के लिए काम आता है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स सेकेंडरी में होती है, उसको लाकर प्राइमरी में लोड करता है, और इसको बायोस को रखने के लिए स्पेशली मेमोरी बनाता है, जिसको बोलते हैं रोम। रोम के अंदर रहता है रोम बायोस, ठीक है। लिखा बायोस का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर के कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, या बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको बताना है जी। देखिए आपने आंसर दिया है ए, आंसर दिया है जी। कृष्णा जी आंसर गलत है, डी नहीं है, और इतनी बार लिखना भी नहीं है आपको, वैसे गलत हो जाएगा, है ना। तो इट इज सिंपली आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस कौन यूज करता है? बायोस यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को बूट करने के लिए ही काम मिलता है। तो जैसे कंप्यूटर को आप पावर देंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट। सबसे पहला काम होगा पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग, फिर बायोस में जाएगा, वहां से वो एक्टिव होगा, उसके बाद काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसको काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो इनमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ ग्राफिकल फाइल्स ही है? जेपीजी, सीपीएक्स, सीजीएम, जिफ, टीसी, डब्ल्यूएमएफ है, टीसीपी, जेपीजी, बीएमपी, या जेपीजी, जिफ, बीएमपी। ऐसा एक ग्रुप है जिसमें तीनों ग्राफिकल फाइल्स ही हैं, उसके अलावा और कोई फाइल्स नहीं है, वो आपको बताना है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सिंपली देखिए यहां पर, ये जो लास्ट वाला जो है ना आपका, जिसमें जेपीजी लिखा हुआ है, जिप लिखा हुआ है, बिट मैप फाइल पिक्चर, है ना, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल फाइल्स ही है। तो जिन्होंने डी लिखा है उन सभी का आंसर सही है, बाकी आंसर गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट? यहां पर लिखा है 4 किलोबाइट, ठीक है। अगर 1 किलोबाइट होता तो 1 किलोबाइट का मतलब कितना होता है? 1024। अगर 2 होता तो 2000
48। अगर 4 किलोबाइट है तो कितना होगा भाई? यस, 4096 इज 4 किलोबाइट। क्लियर है ना भाई? 1000 है तो 1000 से हिसाब लगा लेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, लिखा व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर, यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है आपको आप कैसे मेजर करते हैं। अब कंप्यूटर काम करेगा तो कंप्यूटर की स्पीड कैसे मेजर करेगा? तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली स्पीड के लिए क्या है आपके पास? क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सबसे वही चीज काम आती है कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर काम आती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया स्पीड, तो जब स्पीड की बात आती है, स्पीड किस में नापते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड नापते हैं हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज। एक सेकंड में एक काम कितनी बार होता है वो हर्ट्ज कहलाता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझते हैं फ्रीक्वेंसी? कोई काम एक सेकंड, जैसे एक कोई पंखा चल रहा है ना, पंखा एक सेकंड में अगर मान लीजिए 10 बार चलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। अगर वो एक सेकंड में अगर वही पंखा 1000 बार चल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 किलो हर्ट्ज। समझे? तो हर्ट्ज में नापते हैं तो नैनो सेकंड्स में कंप्यूटर की स्पीड नहीं नापते हैं, नहीं किलो सेकंड्स में नापते हैं और नहीं मेगाबाइट्स में नापते हैं, और नापेंगे किसमें? गीगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में। तो GHZ लिखा था, ये हर्ट्ज है। ठीक है, तो हर्ट्ज एक व्यक्ति का नाम है जिसने फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया और उसने अपने नाम के साथ ही जो है यहाँ पर ये हर्ट्ज की यूनिट को बनाया। ठीक है, इज इट क्लियर?